Today's our guest is Mia Ali Haider. Mia Ali Haider is a prominent criminal lawyer and has an extremely ordinary career in criminal litigation. He has done multiple other events and also promoting these legal litigations through their social media as well. And moving towards our guest, I will ask Mia Ali Haider, sir, we can to give our audience a brief introduction, your schooling and career, and how motivates you to be a criminal lawyer. Thank you very much for inviting me on your podcast. Starting from my early childhood, when my father was district and session head Rawalpindi, so my early schooling was at Roots. Then he was transferred to Gujarat and I had to join a local school in Wazirabad. But later on I was, again, due to the transfer of my father, was shifted to Muzaffargarh Masali Public Middle School, from where I cleared the exam of the Cadet College and I went to Pakistan Steam Cadet College, Karachi. I was supposed to be a doctor, I was all set for it, and then my father wanted me to be a lawyer, so I had to join Government College Lahore. I did my graduation from there, and afterwards I joined Punjab University Law College. I did practice with my father for a while, then after his demise I went for my external degree. I did my LLM from Cardiff University. I have been very fortunate enough to acquainted with so much best legal minds in England. Then I came back in 2013, so I've been practicing since 2013 full time. सर जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर जो होते हैं हमारे आप लोग ये जो है वो आपकी जो लिटिगेशन है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लाइक आप जो है वो नए इश्यूज़ पे काम करते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पास्ट का कोई लैंडमार्क केस या भी ऐसी केस जिस पे आपको वर्क करने को मिले, तो क्या आप नई चीज़ उसमें लेके आएंगे? ये बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अगर रीसेंट पास के अंदर बात करें तो दो केसेस। एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो केस था वो, और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला जो केस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस किस्म के सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पोस्ट किए और लर्नड काउंसिल्स को, वो जवाब मिले नहीं, और वो ऐसा लगा कि जी वो पूरा का पूरा ट्रायल की रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस के ऊपर चले गए, जबकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। और मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात भी उस केस में की थी, विच आई वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरह जो डबल रिव्यू, जिसको क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन कहते हैं, वो नहीं है। तो उस सिनेरियो में क्या हम इस केस में डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रोवाइडेड है। तो वो एक एरिया था जो आई फेल्ट लाइक कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। बट अगेन ये मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, जब आप उधर रोस्टेड होते हैं ना फिर चीज़ें डिफरेंट होती। सो ये दो केसेस हैं जो आई रियली वांटेड कि इफ़ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ। सर जैसे कि आपने बताया कि जो आप वर्क करेंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस पे वर्क करेंगे, तो हमने इसमें देखा कि ट्रायल के बारे में जो है वहाँ पर बहुत बात की। तो आपको क्या लगता है जो हमारी आज जो कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स, तो वो किस हद तक जो इसके प्रोसीजर ऐसे जो आने वाले जो केसेस हैं उनमें डेवलपमेंट है इस तरह से, और वो जो है यंग लॉयर्स को उसमें ट्रेन करेंगे ट्राई के बैक्स? देखो वहाँ सुनो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाले केस के अंदर ये थे कि एडमिटेड फैक्ट है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला फॉर विच इज़ एविडेंट फ्रॉम दी जजमेंट ऑफ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, मैं आपको बल्कि आपकी लर्निंग के लिए चीज़ बताऊँ, स्कालिया एक बहुत ग्रेटेस्ट माइंड है हमारा। स्कालिया ने कहा हुआ है कि हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, लेकिन जो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब आया कि हमें इन पे असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की। सो वहाँ पे जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने पूरी एविडेंस पढ़ी, स्टार्टिंग ऑफ दी FIR सो ऑन सो फोर्थ। हालांकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में ये काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जजेस को जो आजकल ट्रायल कर रहे हैं उनको बहुत सीखने को मिला उससे कि क्या क्या लेकुना से क्या क्या प्रॉब्लम थी, जो अपने वो डे टू डे केसेस के अंदर उससे बहुत फ़ायदा पा सकते। सर जैसे आपने बात की सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, वी हैव सीन योर वीडियोस कि आप कॉन्स्टेंटली जो है हमारे यंग लॉयर्स को या फिर जो लिटिगेटर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना लेवरेज है सोशल मीडिया में
कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको एजुकेट करने में, उनको अवेयरनेस दिलाने के अंदर? ये मैं आपको ना इसके ऊपर प्रिसाइज जवाब ये दूंगा कि इसका दर हकीकत अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना, वो अहमद कयूम पर। अहमद कयूम ने बतौर सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया, और उसको देख के फिर मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन हुई कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो काम करूं। अच्छा, एक लॉयर को एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए अलाउड नहीं है, पंजाब बार काउंसिल प्रैक्टिशनर्स एक्ट आपको कहता है। बट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो जनरल पब्लिक के अंदर और यंग लॉयर्स के अंदर इस कदर अवेयरनेस देने लगे हुए हैं कि वो जब हमें मैसेजेस आते हैं तो उससे पता ही चलता है कि आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट पब्लिक एट लार्ज के ऊपर और लॉयर्स के ऊपर किस कदर इम्पैक्ट डालने लगा हुआ है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरा एक एडमिटेड मानना है कि हमारे यहाँ माजरत के साथ ना उस तरह के उस्ताद रहे हैं सिखाने वाले, और ना हमारे पास अब वैसे शागिर्द आते हैं जिनको सीखने का शौक हो। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप अवेयरनेस, लीगल एजुकेशन, लीगल नॉलेज को जो है वो सारों के लिए जो है ना उसको वो इन प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं सो दैट दे कैन गेट टू लर्न फ्रॉम दैट। सर जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया जो है एक न्यू रेवोल्यूशंस है, कि वो लोगों को उस तरह से जो है नए तरीके से लाते जा रहे हैं, उसको नए अवेयरनेस दिलाते जा रहे हैं। तो सर इसी की तरह से है कि अगर कोई ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हैं, हमारे कल्चरल नॉर्म्स जो हैं, उनसे रिलेटेड कोई केसेस आते हैं, जस्ट लाइक ऑनर किलिंग हो गया, इस तरह के केसेस को आप किस तरह से डील करते हैं जिसमें ट्रेडिशनल नॉर्म्स और लॉ कॉन्ट्रास्ट है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं 12 जजमेंट्स में कह दिया हुआ है कि किस बात की आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दी। एक तो आप किलिंग कर रहे हैं और उसके साथ ऑनर के अंदर की इस बात की, ये नहीं कौन सा ऑनरेबल किलिंग है, गैरत के नाम पे किसी को मार देना। सो ये ऑनर किलिंग ये हमारी कोई ट्रेडिशनल नॉर्म नहीं है। ये किसी ज़माने में आपको डिफेंस अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन ये आपकी कोई वो इस पर कोई ऑनर नहीं है कि बंदे का आप जान लेने लगे हैं और उसके अंदर आप ऑनर करें। सो हमारी ट्रेडिशनल नॉर्म्स जितनी भी हैं वो लॉ के अंदर कैटेगराइज करता है आपके कस्टम, यूजेजेस, और ये लॉ इनको हैंडल करना बताता है। सो इस वजह से इन जो आपकी कस्टमरी नॉर्म्स है जिसके अंदर फॉर श्योर ऑनर किलिंग नहीं, सो इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपके लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स व्हेन इट कम्स टू वायलेशन ऑफ लॉ। फिर सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक अगर बहुत सारी चीज़ों पे हमने देखते हैं कि भाई अगर कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि आपको एक नया क्रिएटिव वे एम्प्लॉय करना पड़ता है, अनऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें और जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, तो आप अपनी ऐसी कोई केस है, फिर ऐसा भी एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको एक ऐसा क्रिएटिव वे यूज़ करना पड़ा टू विन दैट केस? अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताऊं कि जब मैं अपने वालिद साहब से सीख रहा था, जो कि अब चीज़ ऑब्सोलीट हो गई हुई है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब भी तुम्हारे पास कोई एफआईआर आती है, किसी मुकदमे का ट्रायल कंडक्ट करना है, तुमने लाजमी मौका मुलाहिजा करनी और उस एफआईआर के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको हाइपोथेटिकली इमेजिनरी तौर पे इमेजिन करना है कि वो अली वहाँ पे खड़ा हुआ था, अविशाल यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो क्या ये प्रैक्टिकेबल है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा उसके बाद क्रक्स होगा उसको कॉमन सेंस के ऊपर आपने एवेल्युएट करना है, क्योंकि लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। और उसके बाद आप बहुत सारे अच्छे तरीके, सो मैं जब ट्रायल किया करता था तो आई ऑलवेज यूज टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स के गोइंग टू द स्पॉट इंस्पेक्शन और देखना, और जो कि अब बहुत सारे लोग नहीं करते। सो वो एक टेक्निक होती है जो कि लॉयर्स नहीं करते, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, 173 की रिपोर्ट आई, गवाह प्रोसिक्यूशन किया है, आपने जरा कर ली और उसके बाद फाइनल जजमेंट आ गई। और जरा के अंदर फिर आप बहुत सारी डिफरेंट सवालों की टेक्निक्स होती हैं जिससे आप यू ट्राई टू ब्रिंग और एलिसिट द ट्रुथ आउट ऑफ अ विटनेस। तो दैट्स यू टू। तो सर जैसे मैंने आपसे पूछा एक न्यू क्रिएटिव वे, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हो चुकी है, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं है। तो क्या आप ऐसे इंस्टेंट शेयर करेंगे कि दे यू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉ, वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जस्टिस को अचीव करने के लिए आपने वो इम्प्लीमेंट किया हो जो पहले से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक हो? अगेन दिस इज अ परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन। मैं तकरीबन 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने एफआईआर होते हुए भी देखी, मैंने सजाएं होते हुए भी देखी हैं, मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी देखी है। ये परसेप्शन एक मीडिया के ऊपर बिल्ट है कि जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ,
कानून अच्छा और बुरा हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको लॉयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जजेस की जजमेंट की एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा रोल अवेलेबल है। सो उस वजह से अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टीवी देखें ना तो आपको लगेगा कि आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ना वो फ्री फॉल के अंदर है, वो टेल स्पिन के अंदर गिरता हुआ चला है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी हैव वेरी गुड जजेस, वी हैव वेरी गुड प्रोसिक्यूटर्स, वी हैव वेरी गुड डिफेंस काउंसिल्स, और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक लॉयर ने अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेना है, कम व्हाट मे। कुछ भी करना हो, उससे अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेना। और अगर आपके क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिल रहा, बी दैट इट में इट्स इम्प्लीमेंटेशन, तो दैट्स योर फॉल्ट। इसमें सिस्टम की खराबी नहीं। सर जैसे आपने कहा रोल होता है जजेस का बहुत, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग जजेस है। तो एक स्टेटमेंट है द टफेस्ट जॉब ऑन अ प्लैनेट इज टू बी अ जज, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे टिप? मोस्ट सर्टेनली। और इसके ऊपर एक 2-3 किताबें मैं आपको रेफर कर देता हूँ। आसिफ सई खान खुसा की जजिंग विद पैशन, फजल करीम साहब की एक्सेस टू जस्टिस, और 1-2 किताबें और हैं। इन दोनों किताबों के अंदर वो कहते हैं एक लॉयर का काम क्या है, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वंस यू आर डन विद इट, you are absolved. Judges have to live by their words, word by word जो उन्होंने लिखा, they have to live by those words till the end of their life. और आप यकीन करें कि ये जो उन्होंने जजमेंट फैसले दिए होते हैं, ये उनके साथ जिसे कहते हैं ना कि जब तक आप दुनिया से नहीं चले गए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत टफ है बनना। नंबर 2, सो गिवन द सर्कमस्टांसेस, वी आर नॉट इन अ फर्स्ट वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, उसके अलावा पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे जो चीज़ें रोल प्ले करती हैं। सो मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये मानना है कि एक जज की नौकरी, क्योंकि उसके पास सजाए मौत देने का इख्तियार है, उसके पास आपकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्पर्समेंट के बारे में इख्तियार आता है। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इट इज़ सर्टनली द वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑन दिस प्लैनेट। सर रिगार्डिंग दैट हमारी सोशल इश्यूज बहुत इमर्ज हो रहे हैं, नहीं रिगार्डिंग समथिंग लाइक साइबर क्राइम से हवाले से, ऑनलाइन हरासमेंट जो है उनके हवाले से बहुत इश्यूज हैं। तो आपके जहन के मुताबिक या आपके व्यू पॉइंट के मुताबिक कौन से ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं जो कॉन्स्टेंटली जो है इमर्ज हो रहे हैं और आने वाली डेकेड के लिए वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता? ये पाकिस्तान के अंदर ना, मेरा ये मानना ये है कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हम लोग इस बात के लिए इक्विप्ड नहीं थे जितनी ज़बरदस्त किस्म की जो सोशल मीडिया की भरमार हुई है आपके पाकिस्तान के अंदर। वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। इनफैक्ट अगर आप दुनिया के अंदर देखें, दुनिया भी इस रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट, देखो किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी इशू से, बी दैट इट्स सोशल, मॉरल, लीगल, एथिकल, कानून होना चाहिए। अगर कानून अवेलेबल है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उस स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो अदालतें हो सकती हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, एग्जेक्टिव हो सकती है। सो हमारे पास लॉज अवेलेबल हैं, और उसके बाद जितने भी इश्यूज तेज़ी के साथ इमर्ज हो रहे हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ लॉज के अंदर एवोल्यूशन भी आती जा रही, क्योंकि लॉ का जो कैरेक्टर ही कैमेलियन कैरेक्टर है, वक्त के साथ, हालात के साथ, सूरत हाल के साथ अपने गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ चला जाता है। सो हमारे पास वो कैपेसिटी मौजूद है, और उसी तरह लॉज इवॉल्व होते हुए जा। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वन ऑफ द सोशल इशू है, वन ऑफ द इशू दैट वी आर फेसिंग इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. So when there is a case of political nature or a social nature, so how do you proceed in that phases the independence of judiciary can be done? अच्छा, इस सवाल को ना मैं 2 एंगल से अप्रोच करूँगा। जब मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता हूँ तो मैंने हामिद खान साहब की जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किताब पढ़ी हुई है। उसके अंदर जो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में उन्होंने लिख दिया है, दैट इज़ अ वेरी डार्कर साइड ऑफ द जुडिशरी। फिर हम लोग जो बिलखुसूस मैं जो हूँ इस प्रोफेशन में जब आया, तो लॉयर्स मूवमेंट वाज एट द स्टार्ट ऑफ इट्स टेकिंग द पीक, और उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रोल था, और उसके बाद व्हाट वी थॉट ऑफ हिम एंड व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। फिर उसके बाद जो हालात बनते रहे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना, एक लॉयर, a professional lawyer is always going to be arguing in favor of independence of judiciary. A lawyer
who believes on a rule of law shall also believe on the independence of judiciary. इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर आपको देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव से होके बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गई है. फॉर मी व्हाट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपके लिए भी वही होगी, बट अगर कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में देखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके, बट इट इज़ क्वाइट सिलेक्टिव दीज डेज. सो इस वजह से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब is going to be the Chief Justice of Pakistan, things would normalize, inshallah. इंशाल्लाह सर. सर रिगार्डिंग दैट जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जब आए हैं तो उन्होंने आते जो है वो जो प्री जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको ऑन एयर करना स्टार्ट कर दिया. और रिसेंटली पैमरा ने जो है ऑर्डर जारी किया है कि जो सब जुडिस मैटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग को टिकर्स या फिर कोई हेडलाइंस जो हैं वो ना पेश करें. तो आपको क्या लगता है कि मेकिंग पब्लिक ओपिनियन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द केस ऑफ मीडिया कवरेज तो किस तरह से प्रोसीड करते हो, और हाउ मीडिया जो है हाउस है वो किस तरह से मीडिया हाउसेस में किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसकी? यार माजरत के साथ आप ज़रा ना, मैं आपको एक बात हूँ, ये जो नया लॉ है उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर पैमरा ने ये जो है नोटिफिकेशन जारी की है. पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 की जो हेयरिंग और प्रोसीडिंग है उसको जारी करना, उसको लाइव ट्रांसमिट करना इज़ प्योरली सुप्रीम कोर्ट्स प्रोविडेड. नंबर 1. अगर किसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि या वो नहीं लाइव ट्रांसमिट होती तो दे आर द बेस्ट इन देयर ओन विजडम. अच्छा, पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि पहले प्रोसीडिंग कोर्ट नंबर 1 की लाइव जारी की तो ऐसा क्या हुआ दूसरे के एक ख़ास केस के अंदर कि उन्होंने इसको लाइव नहीं किया. वो ख़ास सिर्फ एक आदमी था. तो उससे क्या होता है कि जुडिशरी की परसेप्शन ख़राब होती है. कोर्ट प्रोसीडिंग सारी की सारी लाइव रह जाती है, और अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा बिहाइंड द बार्स है और उसको नहीं मीडिया के ऊपर आने देना या उसको लाइव ट्रांसमिट नहीं होने देना, तो आप वो वाला पोर्शन ना उसको ट्रांसमिट करें. तो इट कुड हैव बीन मैनेज्ड. अच्छा, जो पैमरा नोटिफिकेशन दिया है बेसिकली इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिचुएशन देखें, करंटली आप लाहौर हाई कोर्ट की सिचुएशन देखें और सुप्रीम कोर्ट की देखें, तो आपको एक बहुत पोलराइज्ड किस्म का फिनोमेना मिलेगा. चाहे वो मीडिया हो तो जिसके प्रेफरेंस में कुछ रिमार्क्स हैं वो उनको दिखाएगा, किसी दूसरे मीडिया को देखें तो उसकी प्रेफरेंस, उससे क्या हो रहा है बेसिकली इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड. और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आई इंटेंड टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट एज वेल. ये जो टिकर्स होते हैं ना, सारा प्रॉब्लम इन टिकर्स का, बिकॉज दो टिकर्स इज अ हेयर से कि जो उन्होंने अदालत में सुना उन्होंने ट्रांसमिट किया, वो दूसरे तीसरे चौथे बंदे और इवन कि बहुत सारे 100,000 लोगों जो सहाफ़ी हैं उनसे गुजर के वो मीडिया चैनल्स के पास जाता है. वो तो इंफॉर्मेशन या वो जो ओपिनियन है वो इस कदर डिस्टॉर्ट हो जाती है कि वो मैनिपुलेशन के ज़ुमरे में भी आ जाती है, वो हतक इज़्ज़त के ज़ुमरे में भी आ जाती है, वो हरासमेंट के ज़ुमरे में भी आ जाती है, वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर भी आ जाती है. जिसकी वजह से जो पैमरा ने ऑर्डर किया है, आई बिलीव आई एम ऑल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सो एंड सो फोर्थ. बट एक चीज़ यहाँ पे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी, उनको भी देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन इस कदर डिस्टॉर्ट हो जाती है. आप शाम 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक 5-4 चैनल लगा लो, एक ही प्रोपोजिशन पे उन 5-6 चैनल्स पे डिफरेंट बातें होने लगी. अच्छा, एज अ लॉयर मेरे लिए मानना, मेरे लिए सुनना, मेरे लिए अहमियत का हामिल वो है जो उस अदालत के फैसले में लिखा हुआ है. तो जो टीवी पे टिकर चल रहे हैं क्या उस फैसले में मौजूद है? द आंसर इज नो. सो इस वजह से ये बहुत बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन हरकतों के ऊपर आ जाती है और इस किस्म के नोटिफिकेशन, और जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वट एवर दे आर डूइंग वो परसेप्शन बिल्डिंग के ज़ुमरे में आ रहे. सर रिसेंटली हमने इमर्जिंग एक कल्चर देखा है लॉ मूट का. लॉ मूट के हवाले से आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अगर एडजुडिकेट भी गए हैं, तो आपकी क्या परसेप्शन उसके बारे में कि एक लॉ मूटर जो है
ठीक है, वो जब कोर्ट में आता है तो वो किस हद तक पॉलिश होता है और एक नॉर्मल बंदा जो वैसे ही विदाउट डूइंग एनी मूटिंग वो आता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यार मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर में था ना, तो पूरा साल इस बात की ख्वाहिश थी कि मूट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जब प्रोफेशन में आए तो जो अच्छे लॉ स्कूल से या प्राइवेट लॉ स्कूल से वो इसको रिलीजियसली फॉलो किया करते, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको कोई एक मोटन में मिलता था वो यू लैक दैट कॉन्फिडेंस। तो इसकी वजह से ही जब मैंने सोचा कि एजुकेशन वगैरह करनी है मूड की, मेरा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इन मूड से, जो कि मैं जिधर भी जाऊँ मैं उधर जाके बड़ा वोकली कहता हूँ, एंड दैट इज कि आप अपील स्टेज की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्व्यूलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इन बच्चों से करवाते हैं, जो कि मेंटली उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर दैट, दे आर नॉट that much learned, they don't have the resources to research the case laws on that point, जिसकी वजह से आप उनसे एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करवा लेते हैं, लेकिन what is required और what a lawyer is going to be doing at the first day in a court, वो क्या हो सकता है? बेल हो सकती है, रिमांड हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है, वो निगरानी कोई हो सकती है, वो कोई क्या कहते हैं उसको बेल आर्ग्यू करना हो सकता है। मेरा मानना यह है कि प्रोपोजिशंस इनके इर्द गिर्द होनी चाहिए, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, इनके गिर्द, ना के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो जितने भी वो मूड प्रॉब्लम्स लिखते हैं, इस कदर फजूल और मुश्किल तरीन नाम उनके अंदर रखते हैं कि उन बच्चों को जो मूटर है ना, उनको सबसे पहले वो नाम याद करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो, और हालांकि जब वो रोस्टर पे आएंगे तो वो इमरान खान का नाम ले रहे होंगे, वो पीटीआई का नाम ले रहे होंगे कि उस पार्टी के साथ ये हुआ, वो नवाज शरीफ का पैनामा केस की बात कर रहे होंगे, वो इन सारी चीज़ों की बात करो, वहाँ पर रेफर की क्या हो रहा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ये मानना ये है कि इसको बच्चों के लिए आसान करना चाहिए, ना कि मुश्किल। और रोस्टर पे आके बोलने का असल मकसद उनको कॉन्फिडेंस देना, और फिर ऊपर से सुभान अल्लाह उन मूटर्स की कि वो भी ऐसे ज़बरदस्त तरीके से उनको मेमोराइज करके आए होते हैं। रोस्टर दर 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 उन्होंने जो ज़ुबानी याद किया वह बोल दिया। वो भाई अपने अपने आर्ग्यूमेंट स्किल को डेवलप करो जितना लिमिटेड टाइम है। सो इस वजह से जो है ना, लेकिन एक जो मूटिंग कंटेस्ट करता है और एक जो मूटिंग नहीं करता, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। सर बेशक हम भी इसी पे बिलीव करते हैं, वी हैव डन अ लॉट ऑफ मूड्स और आपके साथ भी हमें मौका मिला है। सर रिगार्डिंग दैट, अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है उनके इश्यूज़ के हमारे से लॉ स्टूडेंट के। मैंने अपना कोई कंप्लीट है डिग्री ऑफ एलएलबी, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो होते हैं, आप एलएलएम के लिए जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल गो फॉर सीएसएस, ठीक है, आप उसके अलावा जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रेफर्ड चीज़ें जो उनको करनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर है एज अ इमर्जिंग लॉयर? ये सवाल आपने ना ऐसे बंदे से कर दिया जो वकालत को अपनी ईमान की हद तक इश्क और मोहब्बत करता है। मेरे लिए या तो आप वकील हो या वकील नहीं हो, पहली बात। दूसरी ये बात, इस सवाल को मैं इस तरह हैंडल करता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछो कि सर आज आपने 2024 के अंदर लॉ किया है, व्हाट वुड यू डू? यू विल स्टार्ट प्रैक्टिस और यू गो फॉर योर फॉरेन क्वालिफिकेशन। नाउ इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू सी। कैसे? अगर तो मेरे अब्बा जी ने ठीक ठाक पैसे शैसे छोड़ दिए मैम, तो फिर मैं फ़ौरन से पहले एलएलएम करने जाऊँ या कोई कन्वर्जन प्रोग्राम करके बाहर की तरफ था। और अगर पैसे नहीं हैं तो मैं फ़ौरन से पहले वकालत की प्रोफेशन को ज्वाइन करूँगा, और जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनको टारगेट करके अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस करने की कोशिश करूँ। और ये करना चाहिए। सिर्फ एलएलबी, ट्रस्ट मी, समटाइम्स लॉन्ग ऑन आर द डेज जब ये सफाइस हुआ करता था, आज नहीं होता। फॉरेन क्वालिफिकेशन के अंदर आप मल्टी जुरिस्डिक्शनल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश करते हैं। सो इस वजह से इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर योर एलएलएम इमीडिएटली, और इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, डू प्रैक्टिस, टारगेट स्कॉलरशिप, स्टिल डू योर फॉरेन क्वालिफिकेशन। ये करना चाहिए। बाकी ये सीएसएस मीएसएस जितने भी होते हैं, ये या फिर आप वकील नहीं हो ना, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग टू बी द ब्यूरोक्रेट और पुलिस ऑफिसर। सो मेरे लिए वकालत इज़ दी ओनली थिंग। या आप लॉयर हो या आप लॉयर नहीं है।
सर रिगार्डिंग मेरा एक और क्वेश्चन है, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है पीयू स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कि देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन पीयू स्टूडेंट एंड अदर प्राइवेट स्टूडेंट एंड लम स्टूडेंट्स। सो आप भी ग्रेजुएट है पीयू से और हम भी ग्रेजुएट होने वाले पीयू से। सो हाउ कैन वी चेंज दैट पर्सपेक्टिव इवन दो कि हमने जब वहाँ पे पीयू में पढ़ा है 5 साल गुजारे हैं, हमने देखा है कि वो ज़्यादा एनर्जी हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से परसीव करते हैं इन चीज़ों की। तो आप कैसे वो जो है अगर मार्केट में जब जाते हैं तो वो पर्सपेक्टिव को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं? I for certainly, for sure, disagree to that. Despite of the fact कि I am a old Punjab University student. कैसे? The dilemma is the resources available in a private sector are far, 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 far better than Punjab University Law College, number one. और उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जाके अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखना और लम्स की शेख अहमद हसन, ओ वो उनकी जो लाइब्रेरी है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट, आई जस्ट स्किप, उनकी लाइब्रेरी देखना, यू विल सी द डिफरेंस. अच्छा, नंबर 2, हाँ यस, यू माइट आर्ग्यू कि सर दोनों के फीस स्ट्रक्चर में फ़र्क है, यू माइट आर्ग्यू दैट. पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब 5 ईयर प्रोग्राम शुरू हुआ तो बैक देन 2013-14 में जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो आई फाउंड वन थिंग वेरी अमेजिंग अबाउट 5 ईयर प्रोग्राम्स, और वो ये था कि तमाम प्राइवेट सेक्टर के जितने भी 5 ईयर प्रोग्राम थे उनमें सबसे कमाल के, सबसे बेहतरीन, सबसे आला बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर प्रोग्राम के. और ये मैडम शाजिया का बेबी प्रोजेक्ट था, ये उनका, इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट, और उस पर बहुत मेहनत की. और इसी प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने बाहर से टीचर्स को भी इंगेज किया और बहुत किया. सो जो जब मैं पढ़ता था तो 3 साल का दुनिया का थका तरीन प्रोग्राम था पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का, लेकिन इन कंपैरिजन टू 5 ईयर प्रोग्राम, और उस वक्त के 3 ईयर प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बेहतर थे. सो पंजाब यूनिवर्सिटी का इस वक्त 5 ईयर प्रोग्राम is far better in private sector in comparison, and I'm not comparing the LUMS. LUMS की fees resources are way ahead of Punjab University 5 years. Sir, before concluding, I will ask a question. कि can you recommend a book जो आपको मोटिवेट की है एज बीइंग अ लॉयर और क्रिमिनल लिटिगेशन के हमारे से? Oh, there are many. But अगर मैंने आपको सरदस्त बनाना हो तो मुझे भी एक किताब, मेरा एक दोस्त है हमजा, उसने मुझे एक रेफ़र की किताब, रॉबर्ट सियाल्डीनी की किताब है प्रीसुएजन. एक्सीलेंट. इसका लॉ से ताल्लुक़ नहीं है, ये मार्केटिंग की बुक है. और इसकी थोड़ी सी लॉजिक मैं आपको ये बता दूँ इस बुक की, कि एक लॉयर जो है ना, वो उसका काम परसुएट करता, क्लाइंट को परसुएट करता, मुझे हायर करो, जज को परसुएट करता, मुझे रिलीफ दो. तो क्या इससे पहले की कोई ऐसी स्टेज हो सकती है कि जब आपके पास क्लाइंट आपकी उस हरकत को देख के, उस काम को देख के क्लाइंट आपके पास आके बैठ जाए? सो इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो दैट बुक आई रियली रिकमेंड दैट बुक. कमाल की बुक है, रॉबर्ट सियाल्डीनी ही प्रीसुएजन. सर मैं लास्ट क्वेश्चन है कि आपको हम अक्सर देखते हैं कि जब अब नए वकील जाते हैं अदालत में तो समटाइम वो डीमोटिवेट हो जाता है, समटाइम वो जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. तो क्या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, द बेस्ट केस ऑफ योर लाइफ, द वर्स्ट केस ऑफ योर लाइफ, और दोनों में कंपैरिजन क्या था और आपको वो क्यों बेस्ट लगता है और वो क्यों वर्स्ट था? अच्छा, बेस्ट केस ऑफ माय लाइफ वाज कि एक औरत को चार्ज किया गया था, और ये दिस इज़ अ केस राइट आफ्टर माय फादर्स डेथ. जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पास ये केस आया. एक औरत पे एफआईआर हुई थी कि उसने अपने हस्बैंड को टोके से काट काट के उसके टुकड़े करके एक नहर के अंदर जो है ना वो फेंक दिया, और उसको चार्ज कर लिया गया था 302 के पर, और बॉडी भी रिकवर हुई थी. सो दैट वाज माय टफेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का था, और आई गॉट इट रिपोर्टेड. सो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. और सबसे द केस विच आई रिग्रेट लूजिंग इज़, एक ख़ातून थी वज़ीराबाद शहर से जिनका बेटा लॉ डिग्री कर रहा था, और वो LLB पार्ट 2 का स्टूडेंट था, और उनका ट्रायल कंडक्ट हुआ था वज़ीराबाद में. किस वजह से? कि उनके बेटे को कुछ दोस्तों ने आपस में लड़ाई के अंदर, वो सीरियस हो गए, कोई लड़की का चक्कर था, सीरियस हो गए और फिर उसको मर्डर कर दिया, और वो लॉ की डिग्री कर रहा.
वज़ीराबाद में ट्रायल कंडक्ट हुआ, ट्रायल के अंदर उसको सज़ाए मौत होगी, और जब मैंने अपील के अंदर मैं उनका वकील बना मुद्दई साइड का, तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब और मलिक शहजाद जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, इनकी बीबी के अंदर उनको जो है वो डेथ को वो लाइफ के अंदर कन्वर्ट किया था। दैट वाज द केस आई रियली रिग्रेट आई डिडंट लॉस दैट केस कि उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हुई थी, लेकिन वो वी वर टारगेटिंग डेथ पेनल्टी तो नहीं हो सका। सो दैट वाज द केस आई रियली रिग्रेट। सर इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली और बहुत मोटिवेशन मिली कि आगे एज अ लॉयर कैसे बने, एज अ लॉयर कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।